आर्य ने अपना सिर हिलाते हुए हाँ में जवाब दिया और फिर अपने चाचा से सवाल किया, क्या क्या आपको मेरी बातों पर, मेरे सपने पर यकीन है? और हाँ, मैं आपसे एक भी बात झूठ नहीं बोलना चाहता हूं, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैंने ये सपना देखा तब मैं थोड़े नशे में भी था और रंधावा परिवार के गार्डन में सोया हुआ था। मुझे ये सब इतना इतना असली लग रहा था कि मैं खुद को संभाल नहीं पाया और तब से लेकर अब तक मैं इसके बारे में सोच रहा हूं कि सब सपने की वजह से हुआ था, कि मैं वहां से खुद को बचाकर आज यहां खड़ा हूं। जब उन लोगों ने मेरे नींबू पानी में नशे की दवाई मिलाकर मुझे जबरदस्ती पिलाया, तभी मैं वो पेंडेंट जो मेरी माँ ने मुझे दिया था उसे चाट कर होश में आया था। मुझे पता था कि उसमें कोई दवाई है जो मेरी रक्षा करेगी और उसी दवाई की वजह से मैं उन लोगों के वहां आने से पहले उस जगह से निकल पाया और फिर रुद्र रंधावा के जाल में नहीं फंसा। आर्य ने थोड़ा रुककर आगे बोला, अंकल, मुझे नहीं लगता कि ये मेरा कोई सपना है। मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी जिंदगी में पहले भी हो चुका है, जो मुझे दोबारा दिखाई दे रहा है। आर्य जितना अपने सपने के बारे में और अपनी बातें कहे जा रहा था, विराट राठौड़ को उसकी बातों पर यकीन होते जा रहा था, क्योंकि आर्य के एक्सप्रेशन को देखकर वो ये कह सकता था कि उसका बोला गया एक एक शब्द सही था। जितनी बार भी आर्य रंधावा परिवार का नाम लेता, उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत साफ दिखाई देते थे। आर्य अपने सपने के बारे में सब कुछ बहुत डिटेल में बता रहा था, जो कि विराट राठौड़ के लिए आश्चर्यजनक था। विराट राठौड़ को ऐसा लग रहा था कि आज उसका भतीजा बिल्कुल अजीब तरीके से बर्ताव कर रहा था। जब उसने आर्य को इस तरीके से बात करते हुए सुना तो उसे भी समझ में आ गया कि यह सिचुएशन उसके लिए अच्छी नहीं थी। अपने ख्यालों से निकलते हुए उसने तुरंत अपने भतीजे का हाथ जोर से पकड़ लिया और चिल्लाते हुए कहा, बस सारे बस, मैं तुम्हारी सारी बात समझ गया। अचानक से जब विराट राठौड़ ने आर्य का हाथ पकड़ा तो आर्य भी अपनी सपने की दुनिया से बाहर निकला और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। विराट राठौड़ ने अपने भतीजे का सर हिलाते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम पर किसी ने काला जादू कर दिया है। तुम अपने वश में नहीं हो, इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। आर्य को ऐसा महसूस होने लगा था कि जो कुछ भी उसने देखा वो कोई बुरा सपना नहीं बल्कि सच्चाई थी। आर्य ये सब सोचते हुए बहुत जोर जोर से सांस लेने लगा और फिर सारी बातों को अपने मन तक ही रखने का फैसला किया। आर्य ने अपने चाचा से माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर देना चाचा जी, पर मुझे लगता है कि मुझे ये सब अपने तक ही रखना चाहिए था। फालतू में आपको ये सब बताकर परेशान नहीं करना चाहिए। विराट राठौड़ ने फिर से अपने भतीजे को समझाते हुए कहा, तुम्हें अपने चाचा से माफी मांगने की क्या जरूरत पड़ गई? सबसे पहले तो तुमने एक बुरा सपना देखा और फिर जैसे ही तुम अपने सपने से उठे तो सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होने लगा। किसी और के साथ भी ऐसा हुआ होता तो वो ये समझ नहीं पाता कि क्या सपना है और क्या सच्चाई। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी
तुम ना डरे, ना घबराए, बल्कि उस जगह तुमने रुद्र के साथ बहुत अच्छे से मुकाबला किया और ये तुमने बहुत बहुत अच्छा काम किया। तो तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। विराट राठौड़ भी आर्य की बात सुनकर इतना कंफ्यूज हो गया था कि वो खुद को इस बात का यकीन नहीं दिला पा रहा था कि वहां सब ऐसा ही हुआ जैसे आर्य ने बताया। विराट राठौड़ को अपने भतीजे पर पूरा यकीन था कि वो ऐसे सपना बताकर झूठी कहानियां नहीं बनाएगा और ना ही उसे धोखा देने की कोशिश करेगा। लेकिन जो भी आर्य ने कहा वो सच तो लग रहा था, लेकिन बहुत उलझा हुआ लग रहा था। अगर ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था तो आर्य ने उसे बहुत आगे तक की कहानी बता दी थी। विराट वहां तक सोचना भी नहीं चाहता था कि आर्य ने उसे जो सब बताया कहीं वो सच तो नहीं। अब विराट को फिक्र हो रही थी कि अगर आर्य को वो सपना नहीं आया होता और उसने खुद को रंधावा परिवार से नहीं बचाया होता तो राठौड़ परिवार के साथ आज क्या हो रहा होता। शायद सब कुछ वैसा ही जैसा कि आर्य ने अपने सपने में देखा था। तब फिर राठौर परिवार के साथ उस शहर का कोई भी इंसान खड़ा नहीं होता और शायद उनकी हालत वही होती जैसा कि आर्य ने सपने में होने का बताया था। विराट कुछ कर नहीं पा रहा था, बस वो इन सब बारे में सोच सोच कर मन ही मन परेशान हो रहा था। विराट राठौड़ को लगा कि शायद आर्य के सपने में ही उसे अपनी परेशानियों का हल मिल जाए। इसलिए थोड़ी देर सोचने के बाद उसने आर्य से सीरियस होकर कहा, आर्य बेटा, अगर तुम्हें सब कुछ अच्छे से याद है तो क्या तुम मुझे फिर से सब कुछ डिटेल में एक एक बात बता सकते हो जो भी तुम्हारे सपने में हुआ? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मुझे आराम आराम से पूरी बात बताओ। अभी तक तो तुम्हें और राठौड़ परिवार को किसी ने भी फंसाने की कोशिश नहीं की है, इसलिए तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो और यह बताओ कि आगे क्या हुआ। हालांकि यह सब सुनने में बहुत ही अजीब लग रहा था, लेकिन विराट अब कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसलिए उसने सोचा कि वो पूरे तरीके से तैयारी करके रखेगा ताकि आगे उसके परिवार को कोई मुसीबत का सामना न करना पड़े। तभी आर्य ने बताना शुरू किया। विराट राठौड़ अपने भतीजे की बात सुन तो रहा था, लेकिन उसके मन में अभी भी अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। वो अपनी भाभी यानी कि आर्य की मां को याद कर रहा था, जो बहुत कम उम्र में ही मर गई थी। आखिरकार आर्य के अंदर भी उसका ही खून था, उसके अंदर भी कुछ ऐसी ही खास ताकत थी जो शायद आर्य में भी आ गई थी। और जब से आर्य ने जन्म लिया था तब से ही शायद आर्य में कुछ तो अलग बात थी। ऐसा भी तो हो सकता था कि जो सपना आर्य ने देखा वो आने वाले समय का एक दृश्य हो। जब आर्य ने देखा कि विराट राठौड़ उसकी बातें सुनने में दिलचस्पी दिखा रहा था, तो उसने अपने चाचा से आश्चर्यचकित होते हुए सवाल किया, चाचा जी, क्या आप सचमुच ये सारी बातें फिर से सुनना चाहते हैं? आपको मेरे सपने पर सचमुच भरोसा नहीं है? विराट राठौड़ ने अपना
सर हिलाते हुए आर्य से कहा, मुझे लगता है कि तुम्हारे सपने के रूप में भगवान हमें होने वाली अनहोनी का इशारा दे रहे हैं। अगर मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं होता तो शायद मैं तुमसे ये सब दोबारा बोलने के लिए नहीं कहता। आर्य ने जब सुना कि विराट राठौड़ को उसकी बातों पर यकीन हो रहा था तो उसे थोड़ा सुकून मिला और फिर वो खुश होकर सारी बात अपने चाचा को बताने लगा। जब आर्य को लगा कि शायद इसी सपने की वजह से वो अपने परिवार के कुछ काम आ सकता था और अब उसके चाचा भी उसकी बातों पर भरोसा कर रहे थे, तो वो अब रुकने वाला नहीं था। उसने अपने चाचा को डिटेल में सारी बातें बता दी और यह भी बताया कि उसे ऐसा लगता था कि जैसे ये सब उसके साथ पहले भी पिछली जिंदगी में हो चुका था। आर्य बहुत ध्यान से एक एक बात अपने चाचा को बता रहा था ताकि वो कोई ऐसा जरूरी पॉइंट बताना ना भूल जाए जो उसके परिवार को इस मुसीबत से बचने में मदद करेगा। उसे अभी किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसके चाचा उसे पागल समझेंगे या फिर उसकी बातों पर यकीन करेंगे। वो बिना रुके बस अपनी बातें कहे जा रहा था और बोले जा रहा था। लेकिन फिर भी चाहे किसी को अपना सपना कितना भी अच्छे से याद क्यों ना हो, डिटेल में याद क्यों ना हो, कोई सपने की एक एक घटना को याद तो नहीं रख सकता। और तो और सपने और हकीकत में जो हुआ हो उसे लॉजिक पर भरोसा करना भी बहुत मुश्किल होता है। और ये सारी बातें ऐसे बता रहा था जैसे ये सिर्फ सपना ना होकर उसके साथ सचमुच हुआ हो। विराट राठौड़ आर्य की बात तो सुन रहा था, लेकिन उसे बीच बीच में ऐसा भी लग रहा था कि शायद आर्य का ऐसा सपना उस घटना के बाद आया हो और अचानक से ऐसे सबके सामने मुजरिम बनने पर उसे सदमा लगा हो, इसलिए वो ये सारी बातें करने लगा था। लेकिन सच तो यही था कि ये सब सपने से बढ़कर था। विराट राठौड़ के मन में बहुत सारी बातें चल रही थी, लेकिन उसने एक भी बात आर्य से नहीं कही थी। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं था कि आर्य ने उसे जो जो बताया था उसने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। आखिर में सारी बात सुनने के बाद विराट राठौड़ भी अपनी जगह पर जम गया। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो खुद भी उस सपने का हिस्सा बन गया हो। अचानक से आर्य ने विराट राठौड़ से सवाल करते हुए कहा, चाचा जी, क्या आप मेरी बात सुन रहे हो? विराट राठौड़ ने आर्य की बातों का जवाब देते हुए कहा, हाँ, मुझे सब सुनाई दे रहा है। मैं तुम्हारी बातों की सारी डिटेल को अपने दिमाग में याद रखने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि हम सभी लोगों को, मतलब कि राठौड़ परिवार के जितने भी लोग हैं, उन लोगों को कड़ी धूप में बांध कर रखा जाएगा जब तक कि हमारी मौत नहीं हो जाती? क्या आर्य की बातों से सच और सपने का फर्क कर पाएगा विराट राठौड़? क्या आर्य के इस सपने से राठौड़ परिवार का कोई फायदा हो पाएगा? क्या विराट राठौड़ अपने भतीजे की बात मानकर अपने परिवार को बचाने में आर्य की मदद लेगा?